तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद न्यूमेरिकल्स और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले विद सॉल्यूशन। हल्की सी आवाज कम। मैंने वही न्यूमेरिकल रखे हैं जो मुझे लगता है एब्सोल्युटली जरूरी है, इरिस्पेक्टिव कि वो बोर्ड में आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि ये तो कोई लिखा नहीं हुआ कि जो चीज़ बोर्ड में नहीं आई वो कभी आ नहीं सकती। ये जो असाइनमेंट है इसका मोटिव ये है कि ये 95% रेंज को कवर करता है, लेकिन ये वो यूट्यूबर वाली क्लास नहीं है, पेपर लीक वाली। पता लगा एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आता, तो ये वो वाली क्लास नहीं है। ये 26 साल के एक्सपीरियंस की क्लास है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें ये न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। इसमें से होता है एक भी न्यूमेरिकल ना आए, डजंट मैटर। वैसे हो नहीं सकता। कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के 99% कवर करे हैं मैंने न्यूमेरिकल में। मैंने अपना फोकस 3 और 5 नंबर के न्यूमेरिकल पर रखा है, मैंने 1 मार्क्स कैटेगरी को कवर नहीं किया। पहला क्वेश्चन आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, केएसपी। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा अभी मानना है ये क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है। आपको पता है बेरियम सल्फेट टूटेगा। आज मैं गिवन ही लिखूंगा बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन करते हो आराम से गिवन लिखो, वैसे ही काम करो जैसे मैंने आपको पूरे साल सिखाया है। सो बेरियम सल्फेट टूटेगा, बनाएगा बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन। स्टोशियोमेट्री कुछ कह रही है, सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है बोलो? एक बेरियम सल्फेट टूटेगा तो एक बनेगा बेरियम आयन, एक बनेगा सल्फेट आयन। एस मोल पर लीटर बेरियम सल्फेट टूटेगा तो एस मोल पर लीटर बनेगा बेरियम आयन और एस मोल पर लीटर बनेगा सल्फेट आयन, वेयर एस स्टैंड फॉर सॉल्युबिलिटी। आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कोई मां कसम नहीं है कि ऐसे ही लेना है। केएसपी क्या है बोलो? आयंस की मोलैरिटी का प्रोडक्ट। बोलो केएसपी क्या है? आयंस की मोलैरिटी का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों आयंस की मोलैरिटी सेम है। केएसपी हमें दिया हुआ है, सॉल्व करके यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ मोल्स पर लीटर। यही निकालना था। लिखें, शीट दी गई है आपको लिखने के लिए, या आप घर से रजिस्टर लाए हो तो उस पर लिख सकते हो, जहां पे आपको अच्छा लगता है वहां पे लिखो। शीट में लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको अपने रजिस्टर में कंफर्टेबल है उसमें काम करो। और थोड़ा जल्दी काम करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। अगर कुछ न्यूमेरिकल रह जाएंगे तो रात को लाइव आके पूरे कराऊंगा, आज ही खत्म करने हैं। मेरा मानना है, जो मेरी गट फील है, ये कहीं 1 नंबर का मुझे दिखाई देता है आते हुए एज ए इनोवेटिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप हवा में एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो, लिखना भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन हम इसलिए कराते हैं क्योंकि मैंने बोला ना ये पेपर लीक सीरीज नहीं है। इसका मोटिव ये है इस क्वेश्चन का कि इस चैप्टर में 4 बड़ी टर्म हम सिखाते हैं, मास परसेंटेज, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मेरे लिए ये बेस क्वेश्चन है कि मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं तो मुझे ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो 10% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज ए डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर ml। मोलर मास दिया हुआ है आपको सल्फ्यूरिक एसिड का 98। फाइंड मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मोलैरिटी। हाँ जी, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए सिंबल बी मान लेते हैं। अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो तो एग्जामिनर को बताओ। एग्जामिनर को नहीं पता ए और बी क्या होता है, उसे बताओ। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हवा में करेंगे। 10% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है? 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 90 ग्राम चेंज इन किलोग्राम, और मोलर मास इसका 98 है। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा मोल्स पर केजी में। उतारो मोलैरिटी का फॉर्मूला, सोचो। बोर्ड में प्रॉपरली गिवन लिखना है क्योंकि आपके पास भी समय कम है। तो मैं परफेक्ट फॉर्मेट जैसे मैं JSR में पसंद करता हूं उसको फॉलो नहीं कर रहा। यूनिट पे ध्यान लगाएंगे, मोल पर केजी। बी पार्ट आ रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल। और मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 98। पानी का गिवन मास है 90 ग्राम और पानी का मोलर मास होता है 18। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है।
अब निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा लेकिन दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम और डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। हमारा आंसर आ जाएगा ml में, यूनिट पे ध्यान लगाओ। हमें वॉल्यूम चाहिए होगा लीटर में। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 98 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 50/1000। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। जो बच्चे लाइव भी बैठे हैं इस भ्रम में मत रहो मुझे तो आता है मैं तो घास काट लूंगा। आप अगर आप या तो अटेंड मत करो, क्लास कर रहे हो तो आराम से लिखो, आनंद लो। थोती फोती क्लासेस नहीं है, मेहनत वाली क्लासेस हैं। सोच समझ के क्वेश्चन रखें, ऐसे ही जो मन में आया नहीं रख दिए। अगर आप मेरा MIQ देखोगे उसकी भी आपको झलक मिलेगी इसमें, क्योंकि मैं हूं तो मैं वही ना यार, उसको कैसे बदलूंगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो तो हमेशा ही रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर आप ये क्वेश्चंस कर गए तो मोटा मोटी यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन न्यूमेरिकल्स। एक अच्छी रेंज ऑफ न्यूमेरिकल इसमें कवर हो रहे हैं। रेपिटेशन अवॉइड किया हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल जो मुझे गट फील है कि ये आने चाहिए, आ सकते हैं बोर्ड में, और एक आपको आने चाहिए। जैसे इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है इस क्वेश्चन के, पर हमें ये करना है क्योंकि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम से कैसे डेंसिटी, हमें तजुर्बा आना चाहिए। पता नहीं किस क्वेश्चन में क्या तजुर्बा यूज करना पड़ जाए। हर बार ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार समझा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर अगर आपने ये कर रखा है तो आप एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए प्रिपेयर्ड हो और आपका माइंड अच्छा बन जाएगा। यूनिट्स को लेकर कैसे लिखते हैं हम, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप फॉर्म में आ जाओगे। थर्ड पार्ट, आज तक बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया और इसके आने की चांसेस हमेशा रहेंगे जब तक ये बोर्ड में आ नहीं जाता। आपको पता है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ 2। कितना वॉल्यूम लगेगा HCl का फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको याद है इस क्वेश्चन में हम कैसे मूव करते हैं। हम इस क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के मास को मान लेते हैं x ग्राम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास हो जाएगा 1 - x ग्राम, क्योंकि इसमें दोनों का मिलाकर मास 1 है। सो दोनों का मिलाकर जो मास है वो 1 ग्राम है। इसके अलावा क्वेश्चन में कह रखा था दोनों के मोल्स बराबर हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आपको डाटा भी याद है। हाँ जी, किसी को याद है मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का 106 याद होना चाहिए यार, अब तो ये वो स्टेज है। हाँ बोलो, बाइकार्बोनेट मोलर मास बोलो, याद करो 84। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। याद है किसी को x की वैल्यू क्या आती है? हाँ वेरी गुड, 106/190 ग्राम, ये x की वैल्यू आ गई। यहां से सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकल जाएंगे। याद है वो कितने आते हैं? 1/190। और जो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स आए हैं वही सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था दोनों के मोल बराबर हैं। यहां तक लिखो, क्वेश्चन में कहा था दोनों के मोल बराबर हैं। एग्जाम में प्रॉपर गिवन लिखना है। आज मैं टाइम की कमी के कारण गिवन नहीं लिख रहा। गिवन लिखना बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, गिवन लिखना हमारा रिदम है। हमें अपने लिए गिवन लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में हमने अपने लिए साइड में सॉल्व करना है, एग्जामिनर के लिए कुछ नहीं करना। हमें अपनी गलतियों से बचना है। केमिस्ट्री का पेपर इस जन्म में किसी का नहीं छूटा, इसलिए शांति रखनी है। जो फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। 1 नंबर के क्वेश्चन पे एवरेज 2 मिनट लगाने हैं, 3 नंबर के न्यूमेरिकल पे 10 मिनट लगाने हैं। इससे ज्यादा समय लग रहा हो तब फिर पैनिक लेने की जरूरत होती है। तो ब्यूटीफुल डाटा है, 1/190 मोल्स आ जाते हैं दोनों के। इसके बाद हमें देखना है कि HCl के कितने मोल लगेंगे इनके मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट बेस है और कहावत है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पे CO2 गैस भी निकलती है।
हमें तो खैर रिएक्टेंट से मतलब है। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो 1/190 मोल के लिए 2/190 मोल HCl के रिक्वायर्ड है। ऐसे आप बॉक्स में ले सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम में टाइम हो तो थोड़ा लिख आते हैं, लैंग्वेज भी लिख देते हैं, बट ठीक है, जब पहली बार पेपर कर रहे होगे तो खुला खुला करो, और अगर बाद में समय मिल जाए थोड़ी लैंग्वेजेस और ऐड कर सकते हो। जल्दी खत्म हो जाए तो भाग के नहीं आना वहां से, वहीं बैठे रहो, पेपर सजाते रहो। तो स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल HCl, 1/190 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 1/190 मोल HCl। तो टोटल मोल जो HCl के रिक्वायर्ड हैं वो हो गए 3/190। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, तो मोल हमने निकाल लिए और हमें मोलैरिटी 1/10 दे रखी है। सॉल्व करेंगे यहां से, लीटर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में मिलीलीटर में आंसर पूछा हुआ है। इसको चेंज करेंगे तो 157 मिलीलीटर आ जाएगा। फोर्थ आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टॉपिक का। गट फील है, क्योंकि पीपीएम का पहले छोड़ रहा था क्वेश्चन, फिर मुझे लगा नहीं यार एक क्वेश्चन पीपीएम का भी कर लेते हैं। पीपीएम का तो ये नंबर 1 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 11 के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन ये। पर ये होता है कि इससे ओवरऑल हम पूरा जिसे कहते हैं टॉपिक कवर कर पाते हैं एक्चुअली। सो सैंपल ऑफ वाटर 10 ppm कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास का क्या मतलब है, बोलो जी। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको निकालनी है मोलैलिटी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्लोरोफॉर्म है और जो सॉल्वेंट है वो पानी है। सॉल्यूट का निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है इसका 10, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 10 की पावर 6 ग्राम। जो सॉल्यूशन का मास है वही सॉल्वेंट का मास मान लेंगे। आप चाहो तो मैं गिवन प्रॉपर लिख देता हूं। गिवन मास हो गया सॉल्यूट का 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12, 16 तिया 48, और सॉल्वेंट का जो मास है वो लगभग वही ले लो जो सॉल्यूशन का मास है, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूट तो बहुत ही कम है, पीपीएम में जिसका अमाउंट दे रखा है वो तो वैसे ही बहुत कम है। तो सॉल्व करेंगे यहां से आंसर आ जाएगा। मोल्स पर केजी, यूनिट्स पे ध्यान लगाएं। मैंने आंसर क्या निकाला उस पर कोई ध्यान ना लगाएं। और बी पार्ट है, हमें निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जिसकी निकालनी हो मास परसेंटेज, उसका मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 10 ग्राम और सॉल्यूशन का मास है 10 की पावर 6 इंटू 100। तो सेम ही, सॉरी -3 आंसर आ जाएगा परसेंटेज में।
तो कंसंट्रेशन के टॉपिक में मेरे लिए ये टॉप 4 क्वेश्चंस हैं, इररिस्पेक्टिव दे आए ना आए, ये हम करके जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन दो प्रकार की होती है, एक जो कभी नहीं आया उसको भी हम देखते हैं, और जो बहुत बोर्ड में आता है हम उसको भी देखते हैं। फिर आ रहा है हेनरी लॉ। इसमें मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे हैं, मेरा मानना है ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं टॉपिक के जिस्ट को, सार को समझने के लिए। पहला ये वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको मैंने लैंग्वेज अवॉइड करके पिक्चर की फॉर्म में दे दिया कि नीचे हमारे पास पानी है और हमने ऊपर बीकर में हवा भरी हुई है, हवा का जो टोटल प्रेशर है वो 10 atm है, और जो नाइट्रोजन है इस हवा में वो 80% है, और ऑक्सीजन जो है वो 20% है। केएच की वैल्यू 10⁻7 है, यूनिट ठीक कर लो इसकी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है ये, mm ऑफ मरकरी में है ये। और मैंने सिर्फ क्वेश्चन छोटा करते हुए सिर्फ मोल फ्रैक्शन पूछा है मैंने नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का नहीं पूछा, कि एक पूछ लेते हैं ताकि आपको टॉपिक का सार क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला काम तो ये था, हम ये निकालें कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 80% ऑफ टोटल प्रेशर विच इज 10 atm। तो ये आ गया 8 atm। पर हमारी आंखें ये भी देख रही हैं कि जो KH की वैल्यू है वो mm में दे रखी है, तो ATM को mm में चेंज कर लेते हैं। 1 atm में 760 mm होते हैं। यहां से मैंने प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया mm में। अब मैं लगाऊंगा हेनरी लॉ। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं या वीडियो बाद में देखेंगे, अगर आप केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और उसमें किसी लॉ का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, लॉ कहां पे आ गया, हेनरी लॉ आ गया या राउट लॉ आ गया, राउट लॉ आ गया, तो आप उसका नाम जरूर लिखो, यूजिंग हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो यहां फिर ब्रैकेट में हेनरी लॉ, तो जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज KH इनटू मोल फ्रैक्शन, तो आप ब्रैकेट में लिख दो हेनरी लॉ। अगर आप लैंग्वेज लिख रहे हो तो लिख दो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, तो इससे एक आंसर बड़ा अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो और आप किसी कन्वर्जन में या कंप्लीट द फॉलोइंग आया हुआ है, उसमें कोई नेम रिएक्शन आ गया, सैंड मेयर, गेटरमैन, बाल, शीमन, ठीक है, तो उसका नाम ब्रैकेट में लिख दो। इवन इन द कन्वर्जन जो आप रिएजेंट डालते हो, जैसे NaI एसीटोन आपने क्या डाला, ब्रैकेट में लिख दो फिंकरस्टीन। सो अगर आपको नेम रिएक्शन नाम पता है रिएक्शन का, नेम रिएक्शन खासकर उसका नाम जरूर देकर आओ, इससे आंसर इंप्रेसिव लगता है। नहीं लिख के आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, एग्जामिनर पे दिमाग पे दबाव डालना होता है कि हाँ ये बच्चा काबिल है, इससे फिर आगे जाके थोड़ा सा एग्जामिनर लूज हो जाता है और छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देता है। आओ जी, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ चुका है मेरे पास, KH की वैल्यू दे रखी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है। मैंने कहा था इस टॉपिक में हमेशा देखो गैस बहुत ही कम डिसॉल्व होती है, बुरे हालात होते हैं गैस के। ये लॉ कुछ ऐसा लॉ है कि पानी में जो गैसेज है, कोई भी गैस अगर आप देखोगे पानी में तो बहुत ही पुअरली सॉल्युबल होती है। हाँ, माइनस आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। ऐसे अगर मान लो वो कहता कि आप O2 का भी मोल फ्रैक्शन निकालो, तो वो आपको O2 का KH दे देगा, उससे आप कर सकते हो। मैंने जानबूझ के सिर्फ N2 तक क्वेश्चन रखा ताकि एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। हेनरी का ये सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे, उनमें से मैंने ये चूज कर लिया। बस कहने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो तो लार्जली एक रेंज ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फाइंड द मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन यू इन बार और KH की वैल्यू इज गिवन इन किलो बार। आओ जी, गिवन लिख दो, प्रेशर ऑफ N2 इज इन बार, KH किलो बार में था, उसको बार में चेंज कर लेते हैं। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, जो पानी का वॉल्यूम ही हो जाएगा, विच इज 1 लीटर 1000 ml। पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो याद रखो जितना पानी का वॉल्यूम होता है उतना ही पानी का मास हो जाता है ग्राम में, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये कुछ चंद बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं एज ए गिवन। क्वेश्चन अप्रोच बड़ी क्लियर है। अगर आप एग्जाम में भी कर रहे हो तो आप ऐसे जरूर करो, बहुत अच्छा लगता है। स्टेप 1 अगर आपने प्लानिंग कर ली है
तो स्टेप 1 है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग हेनरी लॉ, ऐसे करके अब आदत डालो, छोटा सा फाइन ट्यूनिंग है बस। जो काबिल बच्चे हैं आपको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करनी है, कुछ ऐसी बड़ी कमेटी नहीं बिठानी इसके लिए। सो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज KH इज गिवन, और आप फिर से देखो कितने बुरे हालात हैं, कितना कम मोल फ्रैक्शन आ रहा है, गैस का मोल फ्रैक्शन कम आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही कम गैस पानी में डिसॉल्व होती है। स्टेप 2, अब हम मोल निकाल सकते हैं नाइट्रोजन के, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अच्छा, पानी का मोल फ्रैक्शन चाहो तो यही निकाल लो, किसी को याद है डायरेक्ट बोलो। यस, ये याद हो जाना चाहिए, 55.5 बड़ी क्लासिक फिगर है ये। 1000 ग्राम पानी का मोल जो है 55.5 होते हैं। नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि छोटी टर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन में नेग्लेक्ट हो जाती है। देखो कितना कम मोल फ्रैक्शन आ रहा है, सॉरी मोल फ्रैक्शन तो था आपके पास, ओके, मोल्स निकालने थे। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत कम है। यहां से N2 के मोल्स आ गए, यही आंसर आ जाएगा। हमको मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.55 मिली मोल। जो बच्चे लाइव बैठे हैं, कोई सवाल मन में है तो बेटा साथ साथ पूछ लो। तो ये दो न्यूमेरिकल हेनरी लॉ के, ये टॉपिक भी पूरा हुआ। अब आ रहा है राउट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड। राउट लॉ दो हैं, एक ये है कि अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है किसी सॉल्वेंट में तो राउट लॉ क्या कहता है, और अगर आपने दो लिक्विड मिक्स करे हैं और दोनों ही वो वोलेटाइल है तो राउट लॉ क्या कहता है। तो अगर आपका वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर है तो राउट लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, PA इज इक्वल टू P0 XA, PB इज इक्वल टू P0 B XB। मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल इस पर रखा है, ओनली वन, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि अगर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ऐसा नहीं और भी इसमें वैरायटी है, बट दिस इज स्टैंडर्ड कि भाई आप ये कर लेते हो तो मोटा माटी मतलब टॉपिक आपको आता है ये वाला। आपको पता है जो फेमस कैटेगरी है वो है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना। क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। कंपोजिशन का क्या मतलब है, कौन कितना प्रेजेंट है, किसका कितना मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, वाई ये वाई भी निकालना है आपको। सो आओ करते हैं। इसमें दो कंपोनेंट है आपके, गिवन लिखते हैं P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। मोलर मासेस आपको दे रखे हैं ए और बी के। सो पहला काम रहेगा कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी निकालो इन लिक्विड मिक्सचर। ये क्वेश्चन 3 स्टेप में होता है, परफेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो पहला काम है कि आप ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालो इन द लिक्विड मिक्सचर। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और मोल निकालने का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इक्वल वेट्स ऑफ ए एंड बी। तो गिवन मास दोनों का सेम है, मान लो क्या मान लिया, W। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ए का मोलर मास है 50,
बी का मोलर मास है 200, दोनों का गिवन मास सेम है, W कॉमन लेके कट जाएगा, एलसीएम लो, यहां 200 आ गया, 4 1 4 1 5 डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया 200 डिवाइड बाय 250, कितना 5 चौक 5 4 बाय 5, ठीक है। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5, यहां तक नोट करें। हाँ बोलो, अब क्या करना है, अब निकालना है सॉल्यूशन का प्रेशर जो होता है पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए दिया हुआ है, प्योर ए का प्रेशर इज 100, मोल फ्रैक्शन है 4/5, प्योर बी का प्रेशर इज 50, 1/5, 80 10 90, चेक करते रहो, कुछ गलती है तो देख लो। मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो, हमें निकालना है वाई ए विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और देखो हम जैसे ये कर रहे हैं ना, तो हम ये अगर लिख के आए तो अच्छा लगेगा, यूजिंग डाल्टन लॉ, ऐसे यहाँ पे यूजिंग राउट लॉ, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो और आपको लॉ का नाम याद आ जाए तो वो जरूर लिखो, यूजिंग राउट लॉ, यूजिंग डाल्टन लॉ। ये वाई बी डाल्टन लॉ सिखाता है। डाल्टन लॉ कहता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है गैसियस मिक्सचर में, उसका प्रेशर डिवाइड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर। सो पी ए हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए विच इज 80 और पी एस की वैल्यू है 90, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। .89। तो इसका सिर्फ मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, मेरा मानना है वाई ए वाई बी की क्लैरिटी है तो लार्जली आप क्वेश्चन कर पाओगे। उसमें भी आपने नोट से हटके के एक्सपीरियंस लिया है, इक्वल वेट्स ऑफ टू, कि दोनों का गिवन मास भी बराबर है। एक क्वेश्चन आ रहा है, अब आ रहा है हमारा आर एल वीपी। इस पे मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको बार बार कहते हैं जी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, रिड्यूस टू रिड्यूस बाय कैटेगरी, याद करो। तो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ यूरिया मस्ट बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ पानी टू डिक्रीज इज वेपर प्रेशर बाय 25%। का क्या मतलब है, इतना वेपर प्रेशर कम हो जाए। तो ये क्या दे रखा है आपको, डेल्टा पी कितना हो जाए, 25% ऑफ जितना शुरू में था, 25% ऑफ व्हाट, पी नॉट ए। तो ये आ जाएगा 25/100 ऑफ पी नॉट ए, दैट इज 0.5 ऑफ पी नॉट ए। इसे करने का दूसरा तरीका बोलो, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप से मान लो कि पी नॉट ए 100 है, तो सवाल है कितना सोल्यूट डालें ताकि डेल्टा पी कितना हो जाए, 25% ऑफ 100। आना तो वही है, आना तो वही है। फिर इसमें क्या करेंगे, डेल्टा पी हम रखेंगे 0.25
डेल्टा पी रखेंगे 25 और पी नॉट ए का रखेंगे 100। आना तो वही है, वैल्यू वही आनी है। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, जिन बच्चों को स्ट्रगल होता है उनके लिए ये भी चलेगा। परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ 100। तो आप ये मान सकते हो, मान लो अगर प्योर का प्रेशर 100 है तो कितना सॉल्यूट डालें, ऐसे वहां पे हिंदी में बोलना है, अपने आप से रुक के ऐसे गा के बोलना है, कितना सॉल्यूट डालें ताकि सॉल्यूशन का प्रेशर 25 कम हो जाए। तो डेल्टा पी इज अ लोडिंग इन द वेपर प्रेशर, वो 25 हो जाए, 25 हो जाए। तो ये अगर ये 100 था तो ये 25 हो जाए, वैल्यू सेम रहेगी, आंसर सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं है। राउट लॉ का फॉर्मूला लगाया। अब क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सॉल्यूट कितना है, तो आप नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते। आप नेग्लेक्ट तब करते हो जब आपको पता हो कोई कितना है। तो आप चाहो तो पहले एक्स बी की वैल्यू निकाल लो, आराम से जितना क्वेश्चन कर पाओगे उतना कामयाब रहोगे। तो डेल्टा पी है 25 और पी नॉट ए है 100, आंसर आ गया 0.25। या फिर डेल्टा पी है 25.25 ऑफ पी नॉट ए और ये था पी नॉट ए, तब भी वही आंसर आना है। मन के डर को निकालो। आप पी नॉट ए की फॉर्म में लिख रहे हो तब भी आपका सेम आंसर आना है, अगर आपने 100 मान के करा हुआ है तो भी आपका आंसर सेम आना है। अब हम निकालेंगे यहां पे एनबी। आराम आराम से काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, पेशेंस रखनी है। कैलकुलेशन एक दो क्वेश्चनों में चैलेंजिंग हो सकती है, आपको लगे कि ज्यादा चैलेंजिंग हो रही है, छोड़ दो, बाद में जब वक्त मिले तो लौट आओ। हाँ जी, आपका यूरिया है 100 ग्राम पानी में, तो पानी का गिवन मास हो गया 100, मोलर मास हो गया 18। एनबी निकल गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। बिल्कुल क्लियर समझ लो, यही स्टेप लगाने हैं। क्योंकि पता ही नहीं सॉल्यूट कितना है तो अप्रोक्सीमेशन का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल लिया मैंने, ए सॉल्यूट विच इज 2% बाय मास डिसॉल्व इन बेंजीन shows the vapor pressure of 700 millimeter of at the boiling point of the solvent. Find relative lowering of vapor pressure and molar mass of solute. तो इस क्वेश्चन की जो यूएसपी थी आपको याद है वो क्या थी? वो ये थी कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दिया हुआ नहीं आएगा, अगर क्या लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वर्ड लिखा हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 180 mm में बोलेंगे तो 760 mm। बस इसी के लिए क्वेश्चन दिया है ये, कि ये फिर से याद कर लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो आपको प्योर का प्रेशर दिया हुआ नहीं आएगा, चाहे पानी हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे CCl4 हो, कोई भी सॉल्वेंट हो, एट द बॉइलिंग पॉइंट
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 atm। बाकी देखो सब कुछ दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है। आपको पहले निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग होती है डेल्टा पी बाय पी नॉट ए। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है, तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है। 760 माइनस 700 डिवाइड बाय 700। बी पार्ट है, आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। टू परसेंट सोल्यूट है, इसका क्या मतलब है, 2 ग्राम सोल्यूट है और 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 98 ग्राम बेंजीन है। हाँ डिवाइड बाय 760। हाँ जी, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे ध्यान से देखो, बेंजीन है। 2% का मतलब है 2 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 98 ग्राम इज द मास ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78। ध्यान से देखो, पानी नहीं रखा मैंने, जानबूझ के पैटर्न तोड़ने के लिए मैंने बेंजीन रखी है। कई बार बहुत ज्यादा ना पानी एज ए सॉल्वेंट की आदत पड़ जाती है, तो ध्यान से देखो सॉल्वेंट बेंजीन है, इसका ध्यान रखना। तभी कह रहे हैं गिवन जरूर लिखना। आज टाइम कम होने के कारण मैं गिवन नहीं लिख पा रहा हूं। हाँ हाँ 0.079। अब हमें निकालना है मोलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास है इसका 2% था ये। एटीन 18.7 ग्राम पर मोल। तो दोनों क्वेश्चन प्रॉपर एंड तक सॉल्व कर रहे हैं ताकि वो रिदम क्रिएट हो जाए कि ऐसे क्वेश्चनों में पहले हमेशा मोल निकालो, फिर मतलब पहले मोल फ्रैक्शन, फिर मोल, फिर मास। रिस्पेक्ट करो कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर रनिंग हैंड में दिक्कत आ रही है
तो बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, गैप करके छोड़ दो, आखिरी में वक्त मिलेगा, आराम से सॉल्व करो, पेपर नहीं छूटने वाला। हाँ हाँ लो यार, आधे घंटे में आके बच्चों को शीटें दिया करो साथ साथ। अब हम शुरू कर रहे हैं एलिवेशन। एलिवेशन में मैंने वांट ऑफ भी मिक्स किया है, मतलब मैंने कॉलिगेटिव को वांट ऑफ के साथ अलग करके नहीं रखा, मैंने जानबूझ के इसे कॉम्बिनेशन में साथ रखा हुआ है। आरएलवीपी पे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है वांट ऑफ का, अगर आ जाएगा तो जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे थे उसमें आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है बात ये। इसमें हमने इतना ही करा है कि हम लोगों ने वांट ऑफ के क्वेश्चन भी साथ ही डाले हैं जो हमारे एलिवेशन के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है एलिवेशन का, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.25, फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर के बी आपको दिया हुआ है। प्लानिंग, आपको वांट ऑफ निकालना है, आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है, एलिवेशन। अब मुझे तो सोचना है ही नहीं ना ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है कि नहीं है, उसने तो कहा है वांट ऑफ निकालो। तो अगर मुझे पता लग गया ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है, तो जो भी एलिवेशन का फॉर्मूला लगाने जा रहे थे उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब सीधा मोलैलिटी आपको दे रखी है, बहुत टाइम बचता है। केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, वेरी गुड है, थैंक यू। आयोटा मुझे निकालना है, अब रह गया एलिवेशन, और आपको दे रखा है इसमें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.25 है। तो इसका स्टेप ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप एलिवेशन निकालोगे। एलिवेशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 ले लेंगे क्योंकि पानी है, और जो आपका जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ले लेंगे बिकॉज ये पानी है। इससे हमारा एलिवेशन आ जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस, कहो केल्विन कहो एक ही बात है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आयोटा निकल जाएगा, देखो। डाटा अच्छा नहीं है, डाटा थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपको पता है पानी में जाके ये डिसोसिएट करता है। ऐसे में वांट ऑफ फैक्टर एक से ज्यादा आना चाहिए, बट डजंट मैटर। एनालाइज कर रहे हैं, डिस्कशन दे रहे हैं आपको, डाटा सही नहीं है इसका, पर आपको पता है ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम जरूर करवाते हैं, क्योंकि अगर हम एलिवेशन या डिप्रेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है S8, लेकिन फॉर्मेट क्या था काम करने का, सल्फर एज ए सॉल्यूट दिया हुआ है, हमको ये नहीं पता कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो कहानी ये है कि सल्फर S2 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S8 भी हो सकता है। सल्फर किस फॉर्म में प्रेजेंट है यही हमें निकालना है। तो इन क्वेश्चनों को निकालने का जो टारगेट रहता है वो होता है कि आप सल्फर का मोलर मास निकालो, उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा टारगेट है सबसे पहले आप निकालो मोलर मास ऑफ सल्फर। कई बार हम उसको SN, सल्फर का फॉर्मूला SN भी मान लेते हैं। सॉल्यूट यहाँ पे SN है, सॉल्वेंट है यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड। एलिवेशन का क्वेश्चन है, एलिवेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉल्यूट का गिवन मास आपको दे रखा है, मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है आपको 100 ग्राम चेंज इन किलोग्राम, ऐसे वहां गा के बोलना है। डाटा दूर से दिख जाता है कि 256 ही आंसर आने वाला है, क्योंकि टू इजी है डाटा एक्चुअली ये। उसके बाद हम बोलेंगे SN का जो मोलर मास है वो 256 है, सल्फर का मोलर मास 232 है, यहां से N की वैल्यू 8 आ जाएगी, S8 हमारा आंसर आ गया। ऐसे अगर आपका आंसर 64 आ जाए इसका मतलब ये S2 है, ऐसे करके 128 आ जाए तो S4 है।
तो ये दो क्वेश्चन मैंने एलिवेशन के डाले हैं, एक वन टॉप से डाल दिया और एक मैंने रेगुलर क्वेश्चन डाल दिया जो मुझे लगता है कि हमें बोर्ड से पहले आना चाहिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आपको पता है बोर्ड में ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर फेवरेट चॉइस। 10% बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, 10% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, सुक्रोज ग्लूकोज के मोलर मासेस आपको दे रखे हैं, केएफ की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। वो क्यों नहीं दे रखी है? ताकि आप अपने आप पहले केएफ निकालो, अपने आप पहले केएफ निकालो। तो सबसे पहले मैं सुक्रोज का डाटा ले रहा हूं, स्टेप कम लिख रहा हूं। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला थोड़े स्टेप काट रहा हूं, फोकस करेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 269.15, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15। तो डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा? 273.15 माइनस 269.15, ये डेल्टा टीएफ आ गया। केएफ की वैल्यू हमें निकालनी है, वही हम आगे पुट करेंगे। गिवन मास ऑफ सुक्रोज इज 10, क्योंकि 10% है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342, क्वेश्चन में गिवन है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। 10% सुक्रोज बाय मास का मतलब है 10 ग्राम का सुक्रोज है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 90 ग्राम का पानी है। तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको हल्का सा आप रीअरेंज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 342 इंटू 90 डिवाइड बाय 10,000 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसको ना सॉल्व करो तो अच्छा रहता है, इसको सॉल्व कहते हैं कि आगे जाके डाटा अपने आप काफी कैंसिल आउट हो जाता है, तो अगर आप नहीं सॉल्व करते तो वो बेटर रहता है। यही केएफ उठा के आप ग्लूकोज में पुट कर दो। एग्जाम में ज्यादा स्टेप्स लिखोगे, प्रॉपर समझाओगे भी, फिलहाल मैं स्टेप्स कम लिख रहा हूं। अब सॉल्यूट हो गया ग्लूकोज, डिप्रेशन हमें निकालना है, केएफ की वैल्यू यही उठा के रखेंगे। गिवन मास ऑफ सुक्रोज इज 10, मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 180, वेट ऑफ वाटर इज 90 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। तो फायदा आपको खुद दिख रहा है, 90 से 90 गया, ये 10,000 से 10,000 गया पूरा, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बचेगी करने के लिए। हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, टी नॉट ए माइनस टी एस, टी नॉट ए है 273.15, यहां से टी एस आ जाएगा। ये एक और कॉमन गलती है, कई बार बच्चे डिप्रेशन निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुकना। अगले न्यूमेरिकल में जंप करने से, अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है 2 मिनट रुक के उसकी कैलकुलेशन को दोबारा देखना, इसको साक्षी भाव कहते हैं। जिंदगी जो बीत रही है उसको देखना, तो चुपचाप बैठ के सिर्फ देखना कि मैंने क्या किया है, एक एग्जामिनर बन के, ऑब्जर्वर बन के ऑब्जर्व करना। साक्षी भाव, साक्षी का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ये योगा में सिखाते हैं साक्षी भाव। तो ये आप इसको ऑब्जर्व करो कि कुछ गलती तो नहीं कर दी है। कई बार लिख रहे होते हैं तो फ्लो अलग होता है, जब रुक जाते हैं 2 मिनट दूर से देखते हैं, अगर आपने गिवन लिखा होगा ठीक से तो आप जल्दी चेक कर पाओगे कि गलती तो नहीं हो रही कोई। एलिवेशन के क्वेश्चन में और डिप्रेशन के क्वेश्चन में ये जरूर चेक करें कि भाई आपसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जरूर चेक करो।
ये मैं लाइव नहीं कराऊंगा बिकॉज ये यहीं पे मजा आएगा। तो अगर कुछ आज रह ही जाएगा ऑब्वियसली तो कल कर लेंगे, फिर साथ में कल ऑर्गेनिक का भी कोई एक असाइनमेंट बना लेंगे, खासकर कन्वर्जन ऐसी कोई चीज बना लेंगे, बता दूंगा मैं आपको कि क्या रिवाइज कराना है। इनऑर्गेनिक भी रिवाइज करा सकता हूँ, रीजनिंग क्वेश्चन सारे, तो जो होगा बता दूंगा, पर लाइव नहीं लूंगा, ये बोर्ड पे ही करने में सही लग रहा है। न्यूमेरिकल बड़े हैं, लाइव क्लास में लिखने में दिक्कत आएगी। हाँ जी। हाँ ये रहा ना, 10% सुक्रोज का मतलब है 10 ग्राम सुक्रोज इन ऑफ सॉल्यूशन, तो पानी कितना हुआ? अरे वाटर तो सॉल्वेंट हो गया ना। इन वाटर का मतलब है सुक्रोज को पानी में घोला गया है। ये सुक्रोज की दे रखी है मास परसेंटेज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पानी का मास हो गया 90। कोई और सवाल? कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आ जाए, ये एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है अब तक। ठीक है जी। 13, 0.01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, AlCl3 metallic salt dissociate want of factor has a freezing point of 0.068 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा किससे निकालते हैं? आयोटा से। आयोटा किससे निकालते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। 30 सेकेंड लंबी गहरी सांस लेंगे और बोलेंगे, बोलो अल्फा किससे निकालते हैं? आयोटा से। आयोटा किससे निकालते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? डिप्रेशन। सो डेल्टा TF हो जाएगा T0A माइनस TS। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्व करेंगे यही डिप्रेशन आ जाएगा प्लस में। तो पहले डेल्टा TF आ गया, अब मैं आयोटा निकालूंगा। अगर क्वेश्चन वांट ऑफ का है तो जो भी फॉर्मूला कॉलिगेटिव का लगाने जा रहे थे उसमें आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलैलिटी आपको दे रखी है, यहां से आयोटा आ जाएगा। आयोटा आ गया 3.65, आयोटा 1 से ज्यादा आ रहा है, इट इज ए केस ऑफ डिसोसिएशन। AlCl3 टूट के बनाएगा एल्यूमिनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। हाँ जी, अगर अल्फा टूटेगा तो ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा 3 अल्फा। 1 AlCl3 लिया था, 1 मोल लिया था, उसमें से अल्फा टूट गया जो शॉर्टकट सिखाया हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा यहां रह जाएगा और वहां बनेगा अल्फा एंड 3 अल्फा। आयोटा क्या है? आयोटा है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल, तो हम हमेशा 1 लेके चलते हैं। फाइनल मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो 1 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 3.65। यहां से अल्फा आ जाएगा। परसेंटेज में आंसर निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। चलो 14 क्वेश्चन आ रहा है। 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास भी इसका 60 है, फॉर्मूला है A2B3, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 60% आयोनाइज हो रहा है 1000 ग्राम ऑफ पानी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्फा निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको अल्फा दिया हुआ है। फॉर्मूला तरीका बोलो, अल्फा से आयोटा, आयोटा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे याद करो, भ्रम ज्ञान है ये, इसको ऐसे याद करो। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं आयोटा, और 60% आयोनाइज है ये,
A2B3 टूटेगा तो 2A बनेंगे, 3B बनेंगे। हाँ जी, क्या बचेगा आखिरी में? 1 माइनस अल्फा, बोलो 2 अल्फा 3 अल्फा। आयोटा क्या है? फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल। फाइनल मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, इनिशियल हमेशा 1 है, तो ये आ गया 1 प्लस 4 अल्फा। आयोटा जो आपको अल्फा है वो दिया हुआ है 60%, दैट इज 0.6, ये आ गया 3.4। अगेन वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इट इज ए केस ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने पहले आयोटा निकालना है, अब हम डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। मोलैलिटी गिवन मास ऑफ सोल्यूट विच इज 60, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज 60, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। देखा जाए तो ये मोलैलिटी 1 ही हो गई, तो आसान डाटा है। केल्विन में भी आंसर देकर आ सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी देकर आ सकते हो, केल्विन में देकर आओ, अच्छा लगता है। फिफ्टीन मेरी गट फीलिंग है, मुझे लग रहा है आपकी बार वो कुछ नाम ना बोल दे, मोहर सॉल्ट वगैरह, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी कहीं ना कुछ टच रहता है। सो और मोहर सॉल्ट हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि हम डबल सॉल्ट में जब कोऑर्डिनेशन के साथ डिफरेंस करते हैं तो भी एनसीईआरटी में मोहर सॉल्ट दिया हुआ है। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसा मैं समझ के क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है। 3.92 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट 500 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया, मोलर मास इसका 392 है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई हवा नहीं है, ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है। आपको याद है कि ऐसा क्वेश्चन हम जरूर प्रैक्टिस कराते हैं। NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कुछ भी दे देगा वो। कई बार हवा भी नहीं होती कि ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है, आप शक्ल देख के पहचानते हो। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद है क्या? अरे बोलो, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6 वाटर, दिस इज मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। तो आपको पहले वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि और तो कुछ इसमें दिया नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सारा का सारा पानी में जाके टूट जाएगा, और अगर ये पानी में टूटेगा तो क्या बनेगा? बोलो, एक बनेगा फेरस आयन, एक बनेगा सल्फेट आयन, फिर ये ब्रेक करेगा, 2 अमोनियम आयन और 1 सल्फेट आयन, पानी पानी में मिल जाएगा। तो आयोटा क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 2 5, ये देखो ये 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गई। इनिशियल कितने लिए थे हमने? 1। आयोटा क्या है? फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय इनिशियल, तो इसका आयोटा कितना हो जाएगा? 5। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये रखा है कि आज तक जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उसमें वो नाम लेता है, KCl, MgCl2, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कुछ भी। अगर वो ऐसे डबल सॉल्ट जैसे ये मोहर सॉल्ट का नाम दे दिया तो फिर आप थोड़ा सा समझ रखो कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। और ये आपसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखो टाइट्रेशन जो है उसमें भी आता है, पोटेशियम पर मैंगनेट के अंदर भी मोहर सॉल्ट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन एनसीईआरटी में है। कोऑर्डिनेशन में मोहर सॉल्ट और डबल सॉल्ट के तौर पे डिफरेंस बताया हुआ है कोऑर्डिनेशन के साथ। तो उस चीज पे मैं काम कर रहा हूं कि हम इस पे ध्यान लगाएं। आयोटा आपको दिया हुआ है। मोलैलिटी given mass of solute 3.92, molar mass 392, and weight of solvent is 500 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। बिल्कुल स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, कोई हवा नहीं है, ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। लार्जली जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं आज तक वो
ज़्यादा डिसोसिएशन के आते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक क्वेश्चन एज ए एक्सपीरियंस एसोसिएशन का भी आपको करा रहा हूँ, 16 क्वेश्चन। हम्म 3.9 gram benzoic acid dissolve in 49 gram benzene shows a depression of this. Find the value of iota and predict the nature of solute. तो यहाँ तो खुद ही बोल ही दिया इसने, आयोटा निकालना है। हाँ जी, आयोटा किससे निकलता है? आयोटा किससे निकलेगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे? डिप्रेशन। तो हमें पहले आयोटा निकालना है यूजिंग डिप्रेशन। डाटा पढ़ो। 3.9 ग्राम डिप्रेशन दे रखा है, 1.62 KF की वैल्यू दे रखी है 4.9। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। बेंजोइक एसिड का मोलर मास 122 आपको दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 49 आपको दे रखा है। यहां से आयोटा आ जाएगा। देखें कहीं दिक्कत आ रही है साथ साथ पूछो, कब तक चुप रहोगे? मरे मरे से क्यों रहते हो जब इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो तो? तो इसका आयोटा आ गया। ये आ गया जी 0.506। तो क्या विचार है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट? तो आप बोलोगे सॉल्यूट कैसा है? सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट। उसमें भी कौन सी कैटेगरी? अंडरगोइंग एसोसिएशन। हमेशा बताकर आओ, अगर आयोटा एक से ज्यादा हो या एक से कम हो तो हमेशा बोलो सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज धोखेबाज। कैटेगरी एसोसिएशन। आयोटा एक से कम आए तो एसोसिएशन। सेवनटीन अगेन गट फील है कि मतलब ये हमेशा से 3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है, मैंने क्वेश्चन बोर्ड का ही उठाया है यहाँ पे। आपको याद है एनसीईआरटी में ऐसे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों सेम है। सो 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ पानी, मोलर मास 78 दिया हुआ है, शोज अ डिप्रेशन ऑफ 1 डिग्री। कैलकुलेट आयोटा एंड के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है। फिर बोलेंगे आयोटा किससे निकलता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। वो प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे? डिप्रेशन। हमने इस क्वेश्चन में आपको सजेशन दिया था कि पहले आप मोलैलिटी निकाल लो, वो फिर आगे भी हेल्प करती है। सॉल्यूट है आपका फ्लोरो एसिटिक एसिड, इसका गिवन मास है 19.5, इसका मोलर मास 78 आपको दिया हुआ है, और पानी का मास है 500 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। तो बात ये होती है उस वक्त कितने बच्चों को ये बात याद रहती है, कैटेगरी पहचानना कि हाँ यार इस पे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, वो आगे हेल्प करती है। अब हम आयोटा निकाल सकते हैं, डिप्रेशन का क्वेश्चन है। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है 1, आयोटा है 0.5, मोलैलिटी है 0.5। यहां से आयोटा आ जाएगा।
आयोटा से अल्फा, रिवर्सिबिलिटी का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सारा पानी में नहीं टूटता। अल्फा आ गया 0.075। के निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन जो मोलैलिटी में भी चलेगी। अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है। अल्फा निकालना हो तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया करो। अल्फा दिया हो तो पुट कर लिया करो। अल्फा दिया हो तो पुट कर लिया करो, उस तब नेगलेक्ट मत किया करो। ये सियानी बातें अगर खोपड़ी में जाती है तो। अल्फा निकालना हो तो नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वाड्रिक इक्वेशन में फंस जाओगे। लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का। मैंने इस क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट एंड टर्न दिए हैं, देखें आप में से कितने बच्चे इसको एंजॉय करते हो। एक ही क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर से उठाया है, एक ही क्वेश्चन रखा है सिर्फ मैंने, पर मैंने इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिए हैं। तो पहले मोलालिटी, फिर आयोटा, आयोटा से अल्फा, अल्फा से के। हाँ जी, ए पार्ट, पानी कहां से कहां मूव करेगा? अभी से लड़ाई शुरू हो गई है तो। पहली बात तो ये धोखेबाज सॉल्यूट है, इसकी जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है वो नहीं होती जो है, लेकिन आपको पता है ये दोनों तरफ ही NaCl है, तो कुछ मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फिर मैं आयोटा के बारे में भी सोचता, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ ही NaCl है तो मुझे कुछ नहीं करना। बड़ी सिंपल सी बात है, दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। डायग्राम के साथ बनाएं, डायग्राम के साथ बनाएं। तो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो पानी मूव करेगा फ्रॉम 0.9% NaCl से 1.2% NaCl। अरे छोड़ यार कुड़िए, क्या बात कर रही है। जहां पानी ज्यादा है से जहां पानी कम है, पर जहां पानी ज्यादा है वहां कंसंट्रेशन कम है। तभी कहते हैं फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। थोड़ा घर में बोल के याद किया करो। सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन होती है उसमें पानी ज्यादा होता है। नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन आइसोटोनिक पे आगे बेस्ड है और आपके किसी भी सिलेबस क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज नहीं। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब एग्जामिनर ने फिर जे एडवांस की कसम खा ली है कुछ। ऐसे केस में फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा MRT के फॉर्मूले से। फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, वो आने की संभावना नहीं है। हाँ जी, बी पार्ट है, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए। वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है MRT, लेकिन सोडियम क्लोराइड बैठा है जो कि धोखेबाज सॉल्यूट है, तो क्या लग जाएगा इसके अंदर? आयोटा।
कुछ और दिया नहीं हुआ तो मैं इसको 100% आयोनाइज करूंगा। आयोटा होता है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल, आयोटा 2 हो गया। मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, गिवन मास कितना है 0.9 ग्राम, 0.9% NaCl। ये भी याद करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चनों में। एक बात बड़ी विशेष थी, अगर आपको याद आती है तो, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चनों में अगर आपको परसेंटेज दे रखी है पर ये नहीं बताया ये परसेंटेज कौन सी है, तो ये कौन सी ली जाती है, वेट बाय वॉल्यूम। 0.9 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तभी कह रहा हूं क्वेश्चन मैंने एक रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें आपको एक तजुर्बा दिया है कि देखो क्या हो सकता है, एग्जामिनर कैसे खेल सकता है, या आपका ब्रेन थोड़ा और वाइंडर अप हो जाएगा, सोच बढ़ जाएगी। मोलैरिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 58.5 होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, चेंज इन लीटर। आर के वैल्यू दे ही दी आपको 0.083, बार के हिसाब से काम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बार में आएगा। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, उसको केल्विन में चेंज करके 310 केल्विन आ जाएगा। होश में आओ, सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देखो, ट्राई टू लर्न थिंग्स, डरो मत इस क्वेश्चन से, बोर्ड में नहीं आया हुआ, सिर्फ रेंज बढ़ाने के लिए दे रहे हैं कि आपकी रेंज बढ़े। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता। हमें पता है अगर धोखेबाज सॉल्यूट है तो क्वेश्चन वांट ऑफ का बन जाता है, आयोटा लगाना पड़ेगा। कुछ ना दे रखा हो तो हम 100% आयोनाइज करके आयोटा निकालते हैं। ये मैंने बता रखा है आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चनों में अगर आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दे रखा है पर ये बताया नहीं हुआ कि वो कौन सी परसेंटेज है, तो वो वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं। सी पार्ट, अगर मैं आरबीसी को प्लेस करूं बी वाले सॉल्यूशन में तो क्या होगा, अरे कुछ याद आया? आरबीसी के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो 0.9% NaCl के बराबर का ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है। आपने उसे किस में रख दिया है 1.3%, ज्यादा आपने हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या हो जाएगी, एक्सो ऑस्मोसिस। याद रखो आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। आप ये समझो आरबीसी में 0.9 ग्राम नमक है, बाहर 1.3 ग्राम नमक है, पानी मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। ये लिख के आना चाहिए। डी पार्ट और आनंद वाला है, आइसोटोनिक का भी क्वेश्चन डाल दिया साथ में। वो कह रहा है मान लो सॉल्यूशन ए इज आइसोटोनिक विद 5% अननोन सोल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। तो आपको पता है अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है MRT, लेकिन ये धोखेबाज सॉल्यूट है ए वाला, तो आयोटा MRT, दूसरा वाला सिंपली M2RT लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो धोखेबाज है कि नहीं है, हम यही मानेंगे कि वो ईमानदार है, एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा, डोंट वरी। सो RT से RT कैंसिल हो गया, तो इसका आयोटा 2 था, और इसकी जो मोलैरिटी है वो है 0.9 निकालनी पड़ेगी, 0.9 डिवाइड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, और जो आपका सेकेंड सॉल्यूट है वो 5% है, तो 5/MB, और 5% का मतलब है 5 ग्राम का सॉल्यूट है, 5% 500 ml, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। सॉल्व करके यहां से MB आ जाएगा, ग्राम पर मोल में आ जाएगा, अपने आप सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा।
सो एक लेवल अप क्वेश्चन रखा है मैंने, बट होपफुली इट इज एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यूज हुई है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ये नॉलेज यूज हुई है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चनों में अगर परसेंटेज दे रखी है तो वो वेट बाय वॉल्यूम है। थर्ड में आरबीसी वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्लियर होता है कि आरबीसी को अगर 0.9% नमक के सोल्यूशन में रखेंगे तो ना एंडोस्मोसिस होती है ना एक्सोस्मोसिस। 0.9 से ज्यादा रखेंगे तो एक्सो, 0.9 से कम रखेंगे तो एंडोस्मोसिस। और लास्ट क्वेश्चन था आइसोटोनिक का। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप पानी वानी पी लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।